दोस्तों, भारत अपनी बेहतरीन कूटनीति और संतुलित विदेश नीति के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या हो जब भारत के 3 बड़े व्यापारिक जहाजों को अचानक इटली के बंदरगाहों पर रोक लिया जाए। हाल ही में इटली ने भारत से आ रहे जहाजों को रोककर उनकी कड़ी चेकिंग की है। दावा किया जा रहा है कि इन जहाजों में रखा सामान इजराइल जा रहा था। इस एक घटना ने मध्य पूर्व की भू राजनीति में खलबली मचा दी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या इसका सीधा असर भारत और ईरान के दशकों पुराने रिश्तों पर पड़ेगा। आखिर इटली ने भारतीय जहाजों को क्यों रोका? ईरान इस पूरे मामले से इतना खफा क्यों है? और क्या इस तनाव का भारी नुकसान भारत के करोड़ों डॉलर वाले चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को उठाना पड़ेगा? आज हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इसी चक्रव्यूह को समझेंगे। इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इस पूरे कूटनीतिक भूचाल की शुरुआत यूरोप के एक प्रमुख देश इटली से होती है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आई कि इटली के कस्टम और सुरक्षा अधिकारियों ने अपने प्रमुख बंदरगाहों, विशेष रूप से काग्लियारी और जियोया टोरो पोर्ट पर भारत से आ रहे 3 बड़े कमर्शियल और कार्गो जहाजों को रोक लिया। यह कोई सामान्य रूटीन चेकिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सघन और लक्षित जांच थी। जब इटली के अधिकारियों ने इन जहाजों के कंटेनर्स को खोला तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जहाजों पर भारी मात्रा में हाई ग्रेड स्टील, एडवांस्ड सीएनसी मशीनें और कुछ ऐसे उपकरण लदे हुए थे जिन्हें डुअल यूज गुड्स की श्रेणी में रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डुअल यूज का मतलब क्या होता है। कूटनीतिक और व्यापारिक भाषा में डुअल यूज का मतलब ऐसे सामान या तकनीक से है जिसका इस्तेमाल सामान्य नागरिक या औद्योगिक कार्यों के लिए भी हो सकता है, लेकिन साथ ही उसका उपयोग खतरनाक हथियार, मिसाइल के पुर्जे या सैन्य साजो सामान बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इटली की जांच एजेंसियों को शक था कि यह सारा संवेदनशील कंसाइनमेंट भारत के किसी बंदरगाह से लॉट किया गया था और इसका अंतिम गंतव्य इजराइल था। चूंकि इस समय इजराइल मध्य पूर्व में एक भयंकर और लंबे युद्ध में उलझा हुआ है, इसलिए यूरोपीय संघ के सख्त कानूनों के तहत किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन या युद्धग्रस्त क्षेत्र में ऐसे संवेदनशील सामान को बिना विशेष एक्सपोर्ट लाइसेंस के भेजना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इटली के अधिकारियों का दावा था कि इन भारतीय जहाजों के पास इस माल को ट्रांजिट करने या इजराइल ले जाने के लिए आवश्यक और वैध कागजात मौजूद नहीं थे। इसी आधार पर इन जहाजों को रोका गया और उनके कार्गो को सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सच में इजराइल को हथियारों या सैन्य उपकरणों की सप्लाई कर रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों की गहराई में जाना होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले 1 दशक में भारत और इजराइल के बीच रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग के क्षेत्र में अभूतपूर्व साझेदारी विकसित हुई है। इजराइल भारत को रडार सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आधुनिक हथियार मुहैया कराने वाले सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर आज तक इजराइल ने संकट के समय हमेशा भारत का एक सच्चे मित्र के रूप में साथ दिया है। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है। मेक इन इंडिया पहल के तहत अब कई भारतीय रक्षा कंपनियां इजरायली कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही आधुनिक हथियारों के पुर्जे, ड्रोन के पार्ट्स और मिलिट्री ग्रेड उपकरण बना रही हैं। यह पूरी तरह से वैध और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के तहत होने वाला काम है। कई वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इजराइल की रक्षा उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जो जहाज इटली में पकड़े गए उनमें संभवतः इसी वैध व्यापार समझौते के तहत भेजा जा रहा औद्योगिक कच्चा माल या कल पुर्जे रहे होंगे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे पूरा अधिकार है कि वह अपने सहयोगी देशों के साथ व्यापार करे। लेकिन जब यह माल यूरोपीय जल क्षेत्र से गुजरता है तो वहां के स्थानीय कानून आड़े आ जाते हैं, जैसा कि इटली के मामले में हुआ। इटली में जहाजों के रोके जाने की यह खबर सिर्फ रोम या नई दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज सीधे ईरान की राजधानी तेहरान तक पहुंची और यहीं से इस पूरी कूटनीतिक कहानी में एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील मोड़ आता है। आप सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर रखी है कि जो भी देश इजराइल की सैन्य मदद करेगा या उसे युद्ध में किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाएगा, उसे ईरान अपना शत्रु मानेगा। हाल ही के महीनों में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में उन सभी व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं जिनका संबंध इजराइल या उसके सहयोगियों से था। हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे जलते हुए माहौल में भी ईरान ने भारतीय जहाजों को पूरी तरह से सुरक्षित मार्ग दिया हुआ था। ईरान भारत को एक गुटनिरपेक्ष और तटस्थ देश मानता रहा है।
लेकिन जब इटली में भारतीय जहाजों से हाई ग्रेड स्टील और ऐसे उपकरणों के पकड़े जाने की बात सामने आई जो कथित तौर पर इजराइल जा रहे थे, तो ईरान का कूटनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईरानी मीडिया और वहां के नीति निर्माताओं के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि क्या भारत, जो हमेशा शांति की बात करता है, वह पर्दे के पीछे से उनके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल की युद्ध मशीनरी को ताकत दे रहा है। यह अविश्वास भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्तों पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा सकता है। ईरान की नाराजगी भारत के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि यह सदियों पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध हैं। आधुनिक कूटनीति के नजरिए से देखें तो ईरान हमेशा से भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का एक बहुत बड़ा और अहम केंद्र रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से कच्चे तेल का आयात काफी कम कर दिया है, लेकिन फिर भी ईरान की रणनीतिक स्थिति भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की विदेश नीति हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता पर टिकी रही है। अमेरिका इजराइल हो या रूस ईरान, परस्पर विरोधी देशों के साथ एक साथ संतुलन बनाने में भारत माहिर है। लेकिन इटली की इस एक घटना ने भारत के इस नाजुक कूटनीतिक संतुलन को बड़े खतरे में डाल दिया है। अगर ईरान भारत से नाराज होता है तो इसका सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी असर जिस एक प्रोजेक्ट पर पड़ेगा वह है ईरान का चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक सामान्य बंदरगाह नहीं है, यह भारत के लिए एक कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए जमीनी रास्ता देने से मना किया है। पाकिस्तान की इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए ही भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का एक मास्टर प्लान बनाया था। भारत ने इस प्रोजेक्ट में अब तक करोड़ों डॉलर का भारी भरकम निवेश किया है। चाबहार पोर्ट सिर्फ अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि रूस और यूरोप तक सीधे व्यापार करने का मुख्य केंद्र है। सामरिक रूप से यह पाकिस्तान में मौजूद चीन के ग्वादर पोर्ट का सबसे कड़ा जवाब भी है। हाल ही में भारत और ईरान के बीच इस पोर्ट के संचालन के लिए 10 साल का एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, लेकिन इटली की इस ताजा घटना के बाद विशेषज्ञों को डर है कि कहीं नाराज ईरान बदले की भावना से चाबहार प्रोजेक्ट को रोक न दे। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए कूटनीतिक झटके के साथ साथ अरबों डॉलर का भारी नुकसान साबित होगा। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यूरोपीय देश इस मामले में दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? इटली ने भारतीय जहाजों को रोका क्योंकि वे इजराइल जा रहे थे, लेकिन खुद कई यूरोपीय देश आज भी युद्ध के बीच अलग अलग रास्तों से व्यापार जारी रखे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का रुख हमेशा से साफ रहा है। भारत किसी भी देश को हथियार या कलपुर्जे सप्लाई करते समय अंतर्राष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय समझौतों का पालन करता है। इटली में जिन जहाजों को डुअल यूज सामान के नाम पर रोका गया, वे असल में औद्योगिक मशीनरी और स्टील का हिस्सा भी हो सकते हैं, जो लंबे समय से चल रहे व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा हैं। भारत के लिए मुश्किल यह है कि पश्चिमी देश अक्सर अपनी नीतियों को दूसरे देशों पर थोपने की कोशिश करते हैं। इटली की यह कार्रवाई केवल एक तकनीकी जांच नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर एक दबाव भी हो सकती है। भारत यह संदेश दे चुका है कि वह किसी भी देश के दबाव में आकर अपने पुराने और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे वो इजराइल हो या फिर रूस। इस पूरे मामले में एक और बड़ा खिलाड़ी है रूस। चाबहार पोर्ट सिर्फ भारत और ईरान के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस के लिए भारत के साथ व्यापार करने का यह सबसे सुरक्षित और छोटा रास्ता है। अगर इटली की इस हरकत से ईरान नाराज होकर चाबहार के काम में बाधा डालता है, तो इसका सीधा असर रूस तक जाने वाले सामान पर भी पड़ेगा। भारत ने इस गलियारे में करोड़ों का निवेश इसलिए किया है ताकि स्वेज नहर पर निर्भरता कम की जा सके और यूरोप तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए यह भारत का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है। अगर ईरान के साथ कूटनीतिक दरार बढ़ती है, तो रूस और मध्य एशिया के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक कदमों को भी झटका लग सकता है। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ 3 जहाजों का नहीं, बल्कि अरबों डॉलर के भविष्य के व्यापारिक मार्ग का है। अब बात करते हैं उस डर की जो कई विशेषज्ञों के मन में है। क्या ईरान सच में चाबहार पोर्ट को बंद कर सकता है? कूटनीति की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन यहाँ ईरान के भी अपने हित दांव पर लगे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय कई प्रतिबंधों के कारण दबाव में है। भारत उसका एक बड़ा और स्थिर आर्थिक साझीदार है। चाबहार पोर्ट के विकसित होने से ईरान को भी भारी टैक्स और ट्रांजिट शुल्क मिलता है, लेकिन ईरान के भीतर एक बहुत बड़ा कट्टरपंथी धड़ा है जो इजराइल के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहता। अगर यह साबित हो जाता है कि भारतीय जहाजों के जरिए इजराइल की युद्ध मशीनरी को मदद मिल रही है, तो ईरान का नेतृत्व घरेलू दबाव में आकर
भारत के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। वे पोर्ट का काम धीमा कर सकते हैं, कागजी कार्रवाई में देरी कर सकते हैं या फिर भारतीय अधिकारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। यह एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति हो सकती है जो भारत के लिए किसी भी सीधे युद्ध से ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी। इस कूटनीतिक संकट से निकलने के लिए भारत के पास 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, बैक चैनल डिप्लोमेसी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री सीधे तेहरान और रोम के संपर्क में हो सकते हैं ताकि इस गलतफहमी को दूर किया जा सके। दूसरा, कानूनी लड़ाई। भारत इटली के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत यह साबित कर सकता है कि जहाजों में लदा माल किसी युद्ध अपराध का हिस्सा नहीं था। और तीसरा, अपनी कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत करना। भारत दुनिया को यह बता रहा है कि वह एक विश्व मित्र है और उसका मकसद केवल आर्थिक प्रगति है। भारत को ईरान को यह भरोसा दिलाना होगा कि चाबहार पोर्ट का भविष्य किसी भी तीसरे देश के साथ भारत के रिश्तों से प्रभावित नहीं होगा। भारत की साख इस बात पर टिकी है कि वह अपने दोस्तों के आपसी झगड़ों में खुद को कितना सुरक्षित और निष्पक्ष रख पाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें उस आर्थिक गणित को भी समझना होगा जिसके लिए भारत इतनी बड़ी कूटनीतिक जंग लड़ रहा है। वर्तमान में भारत का यूरोप और रूस के साथ होने वाला ज्यादातर व्यापार स्वेज नहर के जरिए होता है, लेकिन स्वेज नहर का रास्ता न सिर्फ लंबा है बल्कि पिछले कुछ समय से लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण यह मार्ग बेहद असुरक्षित और महंगा भी हो गया है। जहाजों को अब पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है, जिससे माल भाड़ा और समय दोनों ही लगभग 2 गुने हो गए हैं। यहीं पर चाबहार पोर्ट और INSTC भारत के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चाबहार के जरिए रूस और यूरोप तक पहुंचने में समय की 40% बचत होगी और लॉजिस्टिक लागत में 30% तक की भारी कमी आएगी। भारत ने इस रूट पर सिर्फ इसलिए दांव नहीं लगाया है कि यह पाकिस्तान का विकल्प है, बल्कि इसलिए लगाया है ताकि पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रित समुद्री रास्तों पर अपनी निर्भरता कम की जा सके। इटली की कार्रवाई भारत के स्वतंत्र व्यापारिक रास्तों पर असर डाल सकती है। अगर भारत ईरान को संतुष्ट नहीं कर पाया तो चाबहार के जरिए ट्रेड हब बनने का सपना प्रभावित हो सकता है। इसलिए भारत इजराइल से रिश्ते बनाए रखते हुए भी ईरान को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि चाबहार प्रोजेक्ट राजनीति से दूर रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इस कूटनीतिक चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा। विदेश मंत्रालय के लिए यह एक बड़ी परीक्षा है। भारत को इस वक्त एक पतली रस्सी पर चलना है। एक तरफ हमारा सच्चा दोस्त इजराइल है जिसके साथ रक्षा और व्यापारिक समझौते निभाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो चाबहार पोर्ट और यूरेशिया तक हमारी पहुंच के लिए बेहद अहम है। जानकारों के मुताबिक भारत सरकार पर्दे के पीछे से इस मामले को सुलझाने में जुटी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं। इटली की यह घटना साबित करती है कि किसी एक कोने में हो रहे युद्ध की आंच पूरी दुनिया तक पहुंचती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपनी कूटनीति से इजराइल और ईरान के बीच संतुलन बना पाएगा या फिर चाबहार पोर्ट को इस टकराव की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, भारत को इस कूटनीतिक चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कूटनीति और दुनिया के ऐसे ही जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।